वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़ें BESC 131। चैप्टर 1 शिक्षा का संपर्तीय एवं प्राकृतिक। शिक्षा की अवधारणा। एक आम व्यक्ति की भाषा में हम यह समझते हैं कि शिक्षा एक क्षमता है जो एक व्यक्ति को अंधकार से प्रकाशित की ओर अथवा अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने में प्रदान करती है। अधिक विशेष रूप से शिक्षा व्यक्ति को सूचना तथा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, उन्हें विभिन्न परिस्थिति में ढलने के लिए संचित बनाती है तथा उनके व्यवहार को भी अवचित से वंचित में बदलती है। जॉन डीवी शिक्षा की व्याख्या ऐसी प्रक्रिया के रूप में करते हैं जिसमें व्यक्ति अनुभव की निरंतर पूर्ण संरचना के बीच जीता है। इसका अर्थ है कि अनुभव अचल नहीं है, बल्कि अनुभव की पूर्ण संरचना होती है, जिसका अर्थ है कि शिक्षा हमें अनुभव की पूर्ण संरचना में सहायता प्रदान करती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि भारतीय परंपरा में शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन मंत्र नहीं है, केवल विचारों को पौधशाला नहीं है अथवा नागरिकता के लिए एक विद्यालय, बल्कि यह सत्य की तलाश तथा सुगंध गुण के अभ्यास में मात्रा की भावना एवं परिशिक्षण के जीवन में एक प्रज्वलन है। उपयुक्त परिचर्चा यही बताती है कि शिक्षा व्यक्ति को अपने अनुभव के निरंतर पूर्ण निर्माण में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास में योगदान देती है। शिक्षा न केवल व्यक्ति को अपनी आजीविका के अर्जन के लिए तैयार करती है, बल्कि यह उसकी आत्मा एवं मस्तिष्क को भी शुद्ध करती है तथा उन्हें सत्य एवं सद्गुणों का अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आइए हम शिक्षा की अवधारणा को व्यक्तिप्रति की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा की व्यक्तिप्रति शब्द शिक्षा अंग्रेजी एजुकेशन शब्द का अनुभव है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडुकेयर तथा एडुकेटम से हुई है। एजुकेयर शब्द का अर्थ है पोषण अथवा पालन करना। एजुकेयर शब्द का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना अथवा बाहर लाना। एजुकेटम शब्द को दो पदों ई तथा डुको को मिलाकर रचना। यह ई का अर्थ है कि एक गति को जो भीतर से बाहर की ओर है तथा डुक का अर्थ है विकास करना अथवा परिसंकरण। जब हम उपयुक्त व्युत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एजुकेशन शिक्षा बच्चों के व्यक्तिगत के संपूर्ण विकास को पोषण करती है। शिक्षा उन्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकती है। इससे आगे शिक्षा उन्हें अपनी भीतर क्षमताओं की अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा को संस्कृत के शब्दों शिक्षा तथा विद्या का अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति से हुई है कि जिसका अर्थ है नियंत्रण करना अथवा अनुशासित करना। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद्र से हुई है, जिसका आशय है जानना। इससे संस्कृत के शब्द शिक्षा तथा विद्या अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के पर्यायवाची है। अंत एजुकेशन आर्थिक शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है तथा व्यक्ति को अनुशासित बनाती है। एक बार देखना। शिक्षा का संकीर्ण तथा व्यापक अर्थ। शिक्षा की व्याख्या इसके संकीर्ण तथा व्यापक दोनों ही अर्थ में की जा सकती है। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अनुसार शिक्षा के एक औपचारिक ढंग में शिक्षण अधिगम गतिविधियों का होना शिक्षा है। शिक्षा जिसमें हम औपचारिक विद्यालय व्यवस्था में प्राप्त करते हैं। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ
की व्याख्या करता है। शिक्षा के सक्रिय अर्थ के अंतर्गत पाठ्यचर्या शिक्षा, छात्र समय सरणी शिक्षण, पद्धति शिक्षण, समग्रीय तथा मूल्यांकन प्रक्रियाएं शामिल है। शिक्षा के कार्य जिनमें शिक्षकों द्वारा छात्र को निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा छात्र द्वारा वह ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो उन्हें विद्यालय में पढ़ाया जाता है। शिक्षा के संक्रिय अर्थ के अंतर्गत आता है। शिक्षा के संक्रिय ढांचे के अंतर्गत छात्रों को अपने आप को प्रदर्शित करने का बहुत सीमित अवसर प्राप्त होता है तथा उन्हें बहुत कम अवसर मिलते हैं कि वे अपनी संभावित क्षमता को नजर आने वाली क्षमताओं में बदल सकते हैं। परंतु शिक्षा के इसी स्वरूप की बहुत आलोचना की गई है क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। ज्ञान का अधिग्रहण शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अप्रति औपचारिक शिक्षा व्यवस्था निसंदेह शिक्षा के प्रमुख लक्षणों में से एक है। एक बार देखना है। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ केवल व्यक्ति को उनकी बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा करना नहीं है, पर अपितु उन्हें उनका जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। यह व्यक्ति को कार्य की दुनिया में शामिल होना के लिए ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन में सहायता करती है तथा उनके कौशल के अर्जन में भी उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए वंचित तथा है। लोगों के साथ परंपरा क्रिया करना, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना, सामाजिक भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, जीवन कौशल से संबंधित मूल्यों का अर्जन आदि उन्हें अपने जीवन के लिए तैयार करती है। यह उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिए गए 10 मूल्य जीवन की कौशल जैसे कि आत्मा जागरूकता, समानुभूति, समीक्षात्मक चिंता, सर्जन, चिंता, निर्णय, समता, समस्या समाधान, प्रभावी सावधान, अनवैयक्तिक संबंध, तनाव का मुकाबला करना तथा भावनाओं का सामना करने के लिए अर्जन में सहायता करना। शिक्षा कला भी एक और वैज्ञानिक भी है। शिक्षा कला और वैज्ञानिक दोनों ही है। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कुछ विशेष विधि, तकनीक, युक्ति, पाठ्यचर्या, संसाधन आदि का उपयोग छात्रों को सिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हम उपयोगी विधि तथा तकनीकों का उपयोग हमारे शिक्षा में करते हैं, हम कुछ विशिष्ट व्यवस्थित प्रक्रिया तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग छात्र को सिखाने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर देखने वाला ये बात देखना। शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य है। कई शिक्षावर्धी शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य को शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य को अधिक महत्वपूर्ण देते हैं। जैसे कि व्यक्ति समाज का एक अंग है, समाज के विकास से व्यक्ति का विकास होगा। प्रख्यात शिक्षावादी रेमंड का दृष्टिकोण है कि एक एकाकी व्यक्ति कल्पना है कि एक कल्पना एक कोपल कल्पना है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से करता है। शिक्षा के लिए सामाजिक लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को नियंत्रण करने के लिए सर्वोत्कृष्ट शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए। इसके बाद को लेकर आकांक्षा हो सकती है। नागरिकता पर राज्य के अनुवांशिक नियंत्रण के कारण व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो सकता है। यह आगे चलकर व्यक्ति की सृजनशीलता को दबाव कर सकता है। व्यक्ति का समाज के द्वारा दमन हो सकता है क्योंकि व्यक्ति को समाज के बनाए नियमों से बंध कर रहा है। समाज कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण हो सकता है जो पूरे समाज के लिए मानदंडों, नियमों तथा विनियमों का निर्धारित कर सकते हैं। एक बार देख लेना।
ये भी देखना करो। शिक्षण शिक्षण मानव के व्यवहार में वंचित बदलाव को लाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला माध्यम है। शिक्षण में छात्रों का विचार, मूल्य, कौशल, सूचना तथा ज्ञान का संप्रेषण किया जाना शामिल है। यह संप्रेषण को प्रभावित बनाने के लिए व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। शिक्षा व्यक्ति में प्रभावित अधिगम को लक्षित करता है, जिसमें दुष्टों उन्हें शिक्षा किए जाने पर होती है। अंत शिक्षण अन्य शिक्षार्थ शिक्षापर्थ अनुभव के साथ व्यक्ति को शिक्षा करने का एक उपकरण बनाया जाता है। बाकी चैप्टर ही समाप्त था। नेक्स्ट चैप्टर शिक्षा का कार्यक्षेत्र पार्ट 2। अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा ऐसी किसी भी प्रकार के अनौपचारिक अधिगम वातावरण में संपन्न होती है जो हमें अपने आसपास सहयोग में मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने परिवार की परंपराओं तथा संस्कृतियों को हमारे परिवार की विभिन्न गतिविधियों के अवलोकन के आंतरिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। उसी प्रकार से हम अपने समाज के बारे में कई प्रकार की चीजें जैसे सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक तथा परंपरा आदि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के अवलोकन के अतिरिक्त अपने समाज के सदस्य के साथ अंतःक्रिया के माध्यम सीखते हैं। जब हम एक बस अथवा ट्रेन के द्वारा यात्रा करते हैं, हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा कई ऐसे चीज सीखते हैं तो हमें पहले से पता नहीं थी। हम सभी यह जानते हैं कि किसान कैसे विभिन्न प्रकार से फसलों की खेती के बारे में अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त करता है। किसान बिना किसी प्रकार की औपचारिक अथवा निरौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किए सभी प्रकार की फसलें उपजाते हैं। उपयुक्त समर्थन चर्चा अनौपचारिक शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करती है। हमारी चर्चा के आधार पर हम अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित अभिलेशन को चिन्हित कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का एक अद्वितीय केस अपने सामाजिक वातावरण के साथ क्रिया का प्रतिफल है। अनौपचारिक शिक्षा संगठित तथा संरचित अनौपचारिक शिक्षा संगठित तथा संरचित नहीं है। एक अनौपचारिक शिक्षा में हुए केवल वंचित अधिगम को ही अनौपचारिक शिक्षा कहा जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है परंतु कई अवसरों पर प्रासंगिक होती है। अनौपचारिक शिक्षा विधि भौतिक तथा सामाजिक परिदृश्य में संपन्न हो सकती है। इसका कोई नियमित अथवा प्रस्तावित स्वरूप नहीं है। बाकी देखो औपचारिक शिक्षा चूंकि औपचारिक अधिगम वातावरण संरचित है, समाज द्वारा वंचित अधिगम अनुभवों के प्रसार को एक औपचारिक तथा संचालित अधिगम वातावरण की आवश्यकता होती है। विद्यालय तथा महाविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान शिक्षा के अनौपचारिक अधिगम वातावरण अथवा व्यवस्थाएं हैं। इन्हें शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था कहते हैं क्योंकि ये विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया को आरोपित करते हैं। आइए हम यह समझते हैं कि औपचारिक शिक्षा में तात्पर्य क्या है। औपचारिक शिक्षा की उपयुक्त परिभाषा यह बताती है कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था में के माध्यम से प्रदान किए गए अधिगम अनुभव लंबावर्त तथा क्षेत्रीय तीज रूप से संचालित होती है। शिक्षा की लंबावर्त व्यवस्था से आशय है कि यह प्राथमिक विद्यालय शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक विस्तारित है तथा शिक्षा की क्षेत्रीय का अर्थ है यह है कि यह सभी प्रकार की शिक्षा के लिए काम करती है, जिसमें सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वृत्ति शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के विभिन्न इस प्रकार है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य है विद्यालय पढ़ाई के विभिन्न स्तरों पर तथ्य
विभिन्न प्रकार की शिक्षा में भी शिक्षा के लक्ष्य विभिन्न अंत शिक्षा के किसी भी औपचारिक व्यवस्था की योजना बनाने से पहले लक्ष्य तथा उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। किसी भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को लागू करने से लिए एक विशिष्ट समय सारिणी है। हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा 8वीं वर्ष की अवधि के लिए है, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की अवधि के लिए है, उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की अवधि के लिए है तथा महाविद्यालय शिक्षा 3 वर्ष की अवधि के लिए है। पुनः शिक्षा अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने के लिए तथा पाठ्यचर्या को एक नियमित समय में पूरा करने के लिए औपचारिक समय सारणी है। प्रत्येक औपचारिक शिक्षा के लिए एक निर्धारित पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम होते हैं। विद्यालय निर्धारित पाठ्यचर्या के माध्यम से अनिवार्य ज्ञान, रवैये तथा कौशल को प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा के लिए के किसी भी विशेष स्तर प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के कुछ वंचित अंतराएं होती हैं। उदाहरण के लिए माध्यमिक स्तर पर प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की गई होनी चाहिए। उसके प्रकार से 3 वर्ष की डिग्री के लिए शिक्षा के लिए व्यक्ति को उच्च माध्यमिक स्तर तक की विद्यार्थी पढ़ाई पूर्ण की होनी चाहिए। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था में शिक्षा द्वारा शिक्षण अधिगम गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है कक्ष शिक्षण प्रयोगी अनुभव, क्षेत्र आधारित अनुभव, शैक्षिक गतिविधियों से सहभागिता आदि। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की भांति निरौपचारिक शिक्षा भी शिक्षा की एक संगठित व्यवस्था है, जिसमें शामिल है व्यवस्था के संचालन के लिए केंद्रित संस्था कार्यक्रम जो विधि सेवा प्राप्तकर्ता समूह को प्रस्तावित है। पाठ्यचर्या तथा इसके संपादन की प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा प्रमाणिकता औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा के बीच मुख्य अंतर योजना निर्माण में लचीलेपन तथा व्यवस्था में क्रियान्वयन के संदर्भ में है। औपचारिक शिक्षा में सेवा प्राप्तकर्ता समूह, समय सारणी, कार्यक्रम की अवधि, शिक्षा तथा छात्रों के बीच नियमित परस्पर क्रिया आदि के मामले में सख्त है। जबकि निरौपचारिक शिक्षा अथवा में समय सारणी, कक्षा, कार्यक्रम की अवधि, परीक्षाओं आदि में लचीलापन है। निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था भी कहते हैं। यह भावना में जीवन पर्यंत तथा निरंतर शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करते हैं। व्यक्ति नौकरी में आने के बाद भी शिक्षा प्राप्त सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम ऑनलाइन शिक्षा आदि अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए अब निरौपचारिक शिक्षा के कुछ गुण पर चर्चा करते हैं। औपचारिक शिक्षा की तरह निरौपचारिक शिक्षा में भी कार्यक्रम के कुछ लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं। यह छात्रों को एक अधिगम अनुभव प्रस्तुति करते हैं, जिनमें वह उनको प्रदान करना चाहते हैं। एक अकादमिक कार्यक्रम को पूरा करने के मामले में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की तरह न होकर निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन होता है। उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा में एक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम समय होता है। पाठ्यचर्या तथा अध्ययन पाठ्यक्रम का सूत्रीकरण अधिगमकर्ताओं की अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। निरौपचारिक शिक्षा पाठ्यचर्या अधिकांश विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तथा व्यक्तियों के अनुसार होती है, क्योंकि यह विद्यालय से बाहर से बच्चों के साथ वैसे व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है जो पहले विभिन्न पेशों में है। शिक्षण अधिगम प्रकृति सामान्य छात्र केंद्रित होते हैं तथा लचीलेपन इसकी प्रकृति है, जिसमें कि औपचारिक व्यवस्था के सामने एक केंद्रित संस्था होती है जो व्यवस्थित को संचालित करती है, कार्यक्रम की योजना बनाती है तथा उसमें कार्यान्वित करती है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करती है तथा उनके प्रदर्शन को अभिप्रमाणित करती है। एक बार देख लेना बाकी ये क्वेश्चन आंसर।
उदारवादी शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए आइए हम लेहमैन 2004 द्वारा उदारवादी शिक्षा के लिए दी गई परिभाषा का विश्लेषण करें। उनके अनुसार उदारवादी शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा इसके शाब्दिक अर्थ के साथ हो सकती है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो मुक्त करती है मस्तिष्क को एक विशिष्ट क्षण के अवरोध तथा परिस्थिति के समुच्चय से आज़ादी करती है। यह व्यक्तियों को अपनी संभावना को देखने पाने में सक्षम बनाती है जो उस क्षण वहाँ मौजूद नहीं होते। चीज़ों को एक व्यापक शब्द में समझने में परिस्थिति के बारे में अवधारणात्मक तथा विश्लेषणात्मक तरीके से सोचने में विशिष्ट परिस्थिति का सामना होने पर ज्ञान लेना तथा उसका मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। एक बार देख लेना। और व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा व्यतिरिक्त शिक्षा की एक तरह व्यावसायिक शिक्षा भी एक पेशे से गहरे जुड़ी होती है जिसका एक परिवार के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए पहले के दिन में यदि एक परिवार का पेशा लकड़ी का कार्य करना तथा उसके परिवार के सदस्य उसकी पेशे के बिना किसी औपचारिक से परिश्रम के पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते जाते थे। वे लकड़ी का काम परिवारों में अपने बड़े से सीखते थे, लेकिन अब व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा बदल गई है। औपचारिक के तीव्र विकास के कारण पूरे संसार में कई प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक संस्थाओं के स्थापना की गई है जिसमें कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार का व्यवसाय शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। अब व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का भी एक अंग है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने में पश्चात सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा का चयन कर सकते हैं अथवा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र को भी चुन सकते हैं। बाकी वही देखना है। आमने सामने की फेस टू फेस शिक्षा। आमने सामने की शिक्षा सामान्य शिक्षा की एक औपचारिक व्यवस्था है। आमने सामने की शिक्षा व्यवस्थित की अवधारणा को शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था से जोड़ने कर देखा जा सकता है, जहाँ गुरुओं तथा शिक्षा के बीच निरंतर संपर्क तथा परस्पर क्रिया होती है। वह एक प्रकार से शिक्षित की औपचारिक व्यवस्था भी थी। शिक्षा अपनी शिक्षा के पूर्ण होने के तत्व गुरुकुल में रहते हैं। कालांतर में शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था के आम जनता के लिए औपचारिक शिक्षा में से बदल दिया गया। राज्य द्वारा अपने नागरिकों को शिक्षा करने का दायित्व ले लिया। अब प्राथमिक शिक्षा बच्चों को अधिकतम बना दी गई है। भारत विश्व में 139वां देश है जो बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक अथवा की शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून 2009 द्वारा बच्चों को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभ करते हुए माध्यमिक उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षण स्तरों पर आमने सामने की शिक्षा प्रदान की जाती है। आमने सामने की शिक्षा के गुण निम्नलिखित है। एक बार देखना। ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर संरचनाएं, इंटरनेट तथा विभिन्न ऑनलाइन अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय को शिक्षा प्रदान करने में ऑनलाइन शिक्षा एक हाल ही में विकास हुआ है। इसका उपयोग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर के लिए सामान्य के साथ वृत्तिक शिक्षा के लिए भी किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सक्रिय अधिगम के अध्ययन रीजनल स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एक्सपायरिंग मॉडल अर्थात का प्रभाव क्या है, जो 2017 में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स SMOOCs के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए AMHRD
2019 का लक्ष्य शिक्षा के जटिल मुद्दों पर ध्यान देना है, जो है पहुंचे समानता एवं समानता। SWYM द्वारा MWCS के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कक्षा 9वीं से प्रारंभ होकर स्नातकोत्तर स्तर तक के होते हैं। बाकी एक बार देख लेना है। चैप्टर 3 शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण अर्थ एक वर्गीकरण। ये भी देख लेना। शिक्षा के अभिकरण का वर्गीकरण जैसे कि ब्राउन 1947 के उल्लेख किया है। सक्सन 2009 के उद्धृत किया है। शिक्षा के अभिप्राय अभिकरणों का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। आइए हम शिक्षा के अभिकरण के कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण पर चर्चा करें। ये पर देख लें। शिक्षा का अभिकरण औपचारिक संस्था, अनौपचारिक संस्था। शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में परिवार मानव समाज की सबसे पुरानी अत्यंत महत्वपूर्ण एक मूलभूत इकाई है। परिवार जन्म के प्रारंभ से ही बच्चे का पोषण करती है, यहाँ तक तब से जब माँ के गर्भ में होती है। एक परिवार के ऐसे सदस्य से बना होता है जो एक दूसरे के साथ विभिन्न तरीकों से पारस्परिक व्यवहार करते हैं। एक बच्चे एक परिवार में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्यों के संपर्क में आते हैं, उनके सांस्कृतिक परंपरा, मूल्य आदि को सीखता है। इसलिए परिवार को बच्चे का पहला विद्यालय कहा जाता है। बच्चे का समाजीकरण परिवार से प्रारंभ होता है, जहाँ वह परिवार के सदस्यों से बहुत सारे सामाजिक मूल्य को सीखती है। यह बच्चे की व्यक्तिगत की बुनियादी रखने में शारीरिक, भावना, सामाजिक, नैतिक एवं बुद्धि आयु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक परिवार के निर्माण गुण परिवार सार्वभौमिक होता है। यह पूरी दुनिया में पाया जाता है। एक परिवार में एक निश्चित संख्या में लोग होते हैं जो साथ रहते हैं और उनमें आपस में रक्त संबंध अथवा अन्य प्रकार के संबंध होते हैं। एक परिवार में समाज का एक लघु रूप होता है। समाज के मूल्य को परिवार के द्वारा आगृहित किया जाता है एवं अभ्यास में लाया जाता है। परिवार बच्चे का संगठित विकास को सुगम बनाना, उनका व्यक्तित्व को आकार देना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार में रहने वाले बच्चे में जिम्मेदारी का भाव आता है। सामान्य परिवार के वयस्क सदस्य के पास बच्चों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों के विकास एवं शिक्षा में परिवार की भूमिका। परिवार बच्चों के विकास एवं शिक्षा की सक्रिय रूप से शामिल होता है। परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तथा उनके विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। परिवार के प्रमुख शैक्षिक कार्य निम्नलिखित हैं। यह बच्चे के सकारात्मक रवैया, अंतर्दृष्टि कर नैतिक तथा सामाजिक मूल्य विकसित कर एवं सामाजिक संवाद के लिए वंचित कौशल का विकास कर उन्हें शिक्षित करते हैं। यह बच्चों को सामाजिक की सांस्कृतिक परंपरा तथा रिवाजों सिखाते हैं और साथ ही उन्हें यह साथ के एहसास, प्रेम तथा एक साथ रहने की भावना सिखाते हैं। यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास में सहायता करती है। यह बच्चों के समाजीकरण को सुगम बनाती है। यह बच्चों के अभिरुचि की पहचान करते हैं तथा उसकी अभिरुचि को विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। यह न केवल बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं का उपलब्ध कराते हैं, बल्कि उन्हें भविष्य के जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। सामाजिक विकास। सामाजिक की पहले कार्य तब होता है जब बच्चों को उसके परिवार से प्यार और दुलार मिलता है। परिवार वह पहली सामाजिक संस्था है जो बच्चों का समाजीकरण करती है।
बच्चे का सामाजिक विकास उसे प्यार दुलार, पहचान, सुरक्षा, स्वीकृतता, स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करता है, जिसे वह परिवार से प्राप्त करती है। बच्चा माता-पिता से यह सीखता है कि प्राप्त कर सही तरीके से व्यवहार कैसे किया जाए। वह माता-पिता के दैनिक गतिविधियों का भी अवलोकन करती हैं, उसके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। परिवार जिसे तरीके का आचरण अपने आप में रखते हैं, वैसे ही बच्चे भविष्य में भूमिका परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक विकास, माता-पिता का व्यवहार बच्चे के भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे का पहला भावनात्मक जुड़ाव माता-पिता के साथ होता है। स्वीकृति का भाव प्यार, अपनापन, प्यार सॉरी प्यार तथा अपनापन एवं एक साथ होना परिवार से आता है, जो बच्चों के भावनात्मक परिवारकर्ताओं का निर्माण करता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास की तरह बच्चे का मानसिक विकास परिवार में होता है। शेष व्यवस्था के बहुत प्रारंभिक काल में से ही बच्चे विभिन्न संकेत एवं चिन्ह बोलियों को सीखता है तथा परिवार के दूसरे लोगों की नकल करता है। परिवार बच्चों के औपचारिक रूप से विभिन्न क्रियाओं, खेल तथा कहानी के माध्यम से शिक्षित करता है। नैतिक तथा धार्मिक विकास, माता-पिता बच्चे के लिए पहले प्रेरणा स्रोत होते हैं। माता-पिता के मूल्य एवं व्यवहार का आमतौर बच्चों पर द्वारा अवलोकन किया जाता है। माता-पिता का व्यवहार बच्चों में एक मूल्य व्यवस्था का सृजन करता है। माता-पिता उन्हें शिक्षा और गलत के बीच अंतर करना सिखाते हैं। बच्चों का अनेकता व्यवहार बहुत प्रारंभिक स्तर पर ही माता-पिता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बच्चों के मूल्य व्यवस्था परिवार द्वारा अभ्यास में लाया जाने वाला नैतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए विकसित होता है। इनके अतिरिक्त परिवारों द्वारा बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य का संपादन किया जाता है। उनमें देश के लिए प्रति देशभक्ति की भावना का विकास, उन्हें समाज के प्रति कर्तव्य दायित्व समझाना, उन्हें मानव जीवन का एवं सम्मान के प्रति आधार का विकास करना, उन्हें परिवार के मूल्य एवं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करने के लिए प्रेरित करना। एक बार देख लेना। बच्चों के विकास एवं शिक्षा में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय शिक्षा का विकिरण है तथा यह समाज का एक लघु रूप है। इसमें विभिन्न हितग्राही शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा, छात्र, माता-पिता तथा सरकार। विद्यालय की अपनी सांस्कृतिक सामाजिक संरचना होती है। समाजीकरण भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया जो कि परिवार में होती है, वह विद्यालय में व्यवस्थित होती है। जब वह विद्यालय में प्रवेश लेती है। समाजीकरण के अंतरिक्त विद्यालय का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक मानदंडों एवं मूल्य का नई पीढ़ी से प्रसार। समाज के विभिन्न स्रोत में आने वाले छात्रा से विद्यालय में नियमों का अधिनियम का पालन कराया जाता है। विद्यालय विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियां कराता है, जिसका कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास का सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए विद्यालय द्वारा बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिकता विकास के अर्थ में आधारित रखने की दृष्टिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। शिक्षा के बदलते परिदर्शन में विद्यालय द्वारा मुख्य रूप से दो भूमिका निभाती जाती है। एक बार देख लेना। जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करना। आज का समाज विद्यालय में से यह अपेक्षा करता है कि वह छात्रों को जीवन कौशल, आत्म जागरूकता, प्रभावित सावधान, सृजन चिंता, समीक्षण चिंता, समस्या समाधान क्षमता, तनाव का मुकाबला कराए, भावना का सम्मान करना आदि सीखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन कौशल अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताओं है, जो व्यक्ति को दैनिक चुनौतियों का प्रभावी रूप से भी सामना करने में सक्षम बनाती है।
डब्ल्यूएचओ के द्वारा 10 जीवन कौशल को निर्धारित कर दिया जा गया है, जो कि आत्म जागरूकता, सहानुभूति, समीक्षा, चिंता सर्जन, चिंता निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, प्रभावित संबंध, अंतर्वैयक्तिक संबंध, तनाव का मुकाबला करना तथा भावनात्मक भावनाओं का सामना करना। एक बार देख लेना ये विद्यालय एवं घरों के बीच संबंध। माता पिता एक आस के साथ अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं कि उनके बच्चे ज्ञान प्राप्त करें, आधारभूत कौशल विकसित करें तथा नैतिक मूल्य को मन में बिठाएं। बच्चे के विकास में घर का विद्यालय के योगदान एक दूसरे से निर्भर है। ये दोनों अभिकरण बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को शिक्षित करने एवं उनके मूल्य के पोषण के मामले में ये दोनों अभिकरण एक दूसरे पर निर्भर है। विद्यालय द्वारा अभिभावक शिक्षा बैठकों को आयोजित किया जाता है, जिसके कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय के विकास में माता पिता का जुड़ाव एवं उनकी सहभागिता हो। दूसरी ओर घर बच्चों की आधारभूत जागरूकता को पूरा करता है तथा उनके विद्यालय के लिए तैयार करता है। घर पर सहायता वातावरण बच्चों के विद्यालय उनके विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता को एक एवं उनके समस्याओं को के समाधान को भी प्रभावित करता है, जो जिनका सामान बच्चों के द्वारा किया जाता है। इसके विद्यालय के साथ साथ घर द्वारा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाती है। एक बार देख लेना विद्यालय समुदाय के बीच संबंध। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें घर, विद्यालय, समन्वय, समूह, समुदाय आदि शामिल है। एक सामाजिक संस्था तथा समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के साथ अच्छे संबंध रखें। समुदाय स्वयं को विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं तथा पाठ्यचर्या की गतिविधियों में भी योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे की शिक्षा के एवं अधिगम की दुनिया में समुदाय की सहभागिता को अनुमित होनी चाहिए कि वह बच्चों को मौखिक इतिहास एवं पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण करें, जबकि विद्यालय द्वारा समीक्षण, चिंता तथा मन जो भी वंचित हो उसे प्रोत्साहित किया जाए। विषय की विषय वस्तु को प्रभावित करने तथा स्थानीय प्रयोगों एवं उपयुक्त उदाहरण को भी शामिल करें। अन्वेषण तथा ज्ञान व सूचना के निर्माण में बच्चों का समर्थन करें। सूचना का उत्पादन में सहभागिता, योजना निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से स्थानीय शासन और तथा स्कूल में उनके लोकतंत्र के अभ्यास बच्चों का समर्थन प्रदान करें। एक बार देख लेना और आगे बच्चों की शिक्षा में राज्य की भूमिका। एक लोकतांत्रिक एवं उदारवादी राज्य अपने नागरिकों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेता है। शिक्षा के एक प्रमुख हितग्राही के रूप में सामान्यता रूप एवं वरिष्ठ विद्यालय बच्चे की शिक्षा के लिए निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। एक बार देख लेना बाकी शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में संचार माध्यम। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए हो रहा है। हम वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। जन संरचना माध्यम जैसे कि रेडियो, टेलीविजन आदि शिक्षा के गुणवत्ता में अभिवृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि वे शिक्षा विषय वस्तु को विशाल संख्या में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जन संचार माध्यम को उस माध्यम या अभिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से विचार, रवैया या धारणाओं को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान में हम कई शब्दमूल संरचना प्राप्त है, जैसे कि शब्दमूल रेडियो, शब्दमूल्य टेलीविजन,
टेलीकॉन्फ्रेंस, मोबाइल ईमेल, ऑनलाइन शिक्षा समर्थन जैसे कि मुक्त शिक्षा साधन, ई लर्निंग तथा विशाल मुक्ति विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम द्वारा दुनिया भर में शिक्षा में लोकप्रिय हो रहे हैं। इसका संरचना माध्यम छात्रों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों की शिक्षा में संरचना माध्यम की भूमिका। संरचना माध्यम समाज को शिक्षा करने में माध्यमों में से एक है। ये जन साधारण को शिक्षा उपलब्ध कराने वाले सबसे तेजी तो साधनों में से एक है। संचार माध्यम अब शिक्षकों के हाथ में भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब यह कक्षाओं में मल्टीमीडिया पैकेज, सोशल मीडिया पैकेजों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। शिक्षा की सफलता केवल मानवों की तकनीकी सहायता सामग्री द्वारा स्थापन कर नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि ऐसे शिक्षण अधिगम तकनीकों को विकसित किया जाता है जिसमें मानव एवं तकनीकी सहायता सामग्री दोनों का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी संदेश ज्ञान कौशल को उपलब्ध कराता है, समझने बेहतर बनाता है तथा रवैया में परिवर्तन लाता है। बाकी बात देख लेना है। अगला नेक्स्ट चैप्टर 4 शिक्षा का ऐतिहासिक विकास एवं विगहागोलन विगहावोलन। वैदिक काल में शिक्षा। प्राचीन कालीन भारत में वैद जीवन दृश्य तथा शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक स्रोत थे। प्राचीनकालीन भारत में शिक्षा वेद की शिक्षाओं के अनुसार दी 4 वेदों जो ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद तथा यजुर्वेद प्राचीन जी भारत के लोगों की सांस्कृतिक सभ्यता जीवन कथा दृश्य के ज्ञान का स्रोत है। उनमें जीवन का दृश्य ऋग्वेद महान भारतीय विचारों, शिक्षकों, ऋषियों और मुनियों के मूल शिक्षकों सार है। वैदिक काल के दौरान शिक्षा ऋग्वेद की विषय वस्तु पर आधारित है। इस प्रकार वैदिक विषय वेदों की शिक्षाओं पर आधारित है। शिक्षा के लक्ष्य। वैदिक काल के दौरान शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने तथा मोक्ष की प्राप्ति करने तथा मोक्ष का अर्थ है मुक्ति तथा निर्वाण। मुक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र होना। यह वह अंतिम चरण है जिसमें धर्म अथवा और काम स्वाभाविक रूप से समापन होता है। धर्म का अर्थ है एक आभासीय तथा नैतिक जीवन जीना। अर्थ से आश्चर्य से है संपत्ति, सुरक्षा तथा समृद्धि प्राप्त करना। काम का अर्थ है काम, कुल, सुख, प्रेम तथा आनंद की सराहना करना। पुरुषार्थ के 3 लक्ष्य हैं जिनका माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। वैदिक जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य थे चरित्र तथा व्यक्ति को विकास, इंद्रियों का उच्चाटन, संस्कृति का संरक्षण, चरित्र का निर्माण तथा शारीरिक क्षमता। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य पवित्र और सम्मान की भावना विकास करना तथा मानव अनुभूति, बुद्धि और स्मृति को परिभाषित करते के लिए व्यक्ति को स्वरूप सतित्व के लिए उपयुक्त के लिए दृढ़ होने के लिए तथा अमृत को पहुंचाना के भीतर लाने के लिए। एक बार देख लेना था। भारतीय शिक्षा। हालांकि वैदिक शिक्षा की प्राकृतिक, धार्मिक तथा तथ्यपरक आम जनता के लिए उपयोगी तथा वंचित विषय के वैद्यों पाठ्यचर्यों में शामिल किया गया था। लोगों साथ साथ विभिन्न कलाओं तथा शिल्पों में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कृषि, पशुपालन आदि जैसे विषय वैदिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा का लक्ष्य बहुत शानदार था। यह छात्रों को उनके मानवीय
गुणों को विकास के लिए परम अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखते हैं। निसंदेह वैदिक शिक्षा अच्छे चरित्र के निर्माण, विभिन्न विषय क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करने, सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने आदि में पूर्ण रूप से सक्षम है। बौद्धिककालीन शिक्षा, बौद्ध काल का विकास भारत में हुआ था। यह गौतम बुद्ध के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो शाक्य वंश के एक भारतीय राजकुमार थे। 600 ई पूर्व बौद्ध धर्म भारत में फैला गया था तथा संघों के रूप में विकास हो गया था। बौद्ध धर्म किसी विचार का आकर्षणात्मक हुआ प्रतिफल नहीं था। यह भारतीय चिंता का एक क्रमिक विकास था, जो समाज के प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन, सामाजिक तथा राजनीतिक परिदर्शन में अभिव्यक्त था। बौद्ध धर्म का प्रसार मठों तथा विहारों के माध्यम से हुआ था, जहां भिक्षुओं द्वारा बौद्ध शिक्षण गतिविधियां संपन्न की जाती थी। संप्रेषण में बौद्ध कला के दौरान शिक्षा के इतिहास इन्हीं मठों तथा विहारों में से गहरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन धार्मिक केंद्र के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र शिक्षा संस्था अथवा केंद्र नहीं है। इसके अतिरिक्त केवल भिक्षु अथवा श्रमण ही लोग को शिक्षा प्रदान करने के लिए आंतरिक थे। अंत मठों तथा विहारों ने एक स्थान ले लिया तथा परिणाम स्वरूप ये स्थान रहने के केंद्र के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए। शिक्षा के लक्ष्य, बौद्धिक शिक्षा के लक्ष्य व्यक्तिपरक के साथ साथ सामाजिक भी थी। व्यक्तिगत लक्ष्य के अंतर्गत नैतिक चरित्र के विकास पर जोर दिया गया था। सामाजिक उद्देश्य के तहत संस्कृत प्रोत्साहन प्रदान करने और सामाजिक दक्षम अधिक केंद्र में थे। शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार था। नायक 2012 शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वह मार्ग दिखाना था, जिसका द्वारा कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पर विचार प्राप्त कर सकता है, अंत निर्माण की प्राप्ति कर सकता है। एक बार देख लेना। शिक्षा के लक्ष्य, मुगल काल के दौरान शिक्षा की विधियों लक्ष्य थे तथा वे शासनों को बदलने के साथ साथ बदलते रहे। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था धार्मिक सिद्धांत द्वारा प्रभावित थे, जिनमें से लक्ष्य अध्ययन की विषय वस्तु और यह तक कि छात्रों के दैनंदिन जीवन को भी आकार प्रदान किया। छात्र एक धार्मिक बाध्य के रूप में ज्ञान प्राप्त करते थे। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी लक्षित थी। भारत में मुसलमान शासक दौर के दौरान शिक्षा के सारा को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। शिक्षा शासन की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए शिक्षक कर्मचारी को नियुक्त के लिए दी जाती थी। इस काल की शिक्षा इस्लामी मूल्य, कानूनों तथा सामाजिक रीति रिवाजों के प्रसार के उद्देश्य से थी। इसलिए शिक्षा का लक्ष्य छात्र को कुरान के आयतों और इस्लामी संस्कृति से पारंपरिक कराना था। एक और देखना ही सारा। महिला शिक्षा, मध्यकाल में महिला शिक्षा मुख्य रूप से उपेक्षित थी। इस्लामी काल के दौरान पर्दा प्रथा मौजूद थी, लेकिन भारत में मुस्लिम काल के दौरान बालिका शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ। विश्व माध्यमिक स्तर पर नायका 2012 कभी कभी छोटी लड़कियों को विद्यालय में पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे कम उम्र में विद्यालय छोड़ देती थी, इसलिए वे अपनी शिक्षा को उच्च स्तर पर जारी नहीं रख पाती थी। आधुनिक काल में भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था 1510, जिसमें पहले पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। उसके बाद अंग्रेजी ईसाई मिशन
भारत मिशनरियों मिशनरी भारत आई। भारत में अंग्रेजी के आने के साथ आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रारंभ हुआ। आग, भारत आगमन के पश्चात अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, लेकिन अल्पकाल में सरकार का शासन ब्रिटिश संसाधन के हाथों से चला था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान उपेक्षा थी, क्योंकि भारत में अपने शासन की जड़ें जमाने में व्यस्त थी। अब 1813 में बजट में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किया गया। मैकान मैकाले के विवरण पत्र 1835 लिखा गया था, विलियम बीटी को सौंपा गया था। बाकी को देख लेना है। ये वही देख लेना। भारत में सरकार आधुनिक 1935 भारत सरकार आधुनिक 1935 शिक्षा की उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर ले गया। वर्ष 1937 में ब्रिटेन भारत में 11 प्रांतों में एक नए प्रकार की प्रकाशित प्रशासनिक प्रशासनिक प्रणाली अस्तित्व में आई थी, जिनका प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया। शैक्षिक उन्नति की आशाएं नहीं पूर्ण हुई, क्योंकि कांग्रेस मात्र 3 वर्ष की अवधि के लिए शर्त में बनी थी। बाकी देखना बा। विश्वविद्यालय शिक्षा इस काल के दौरान 3 वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सुझाव दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के तथा शिक्षकों को वेतन बढ़ाने का तथ्य विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए सुविधा प्रदान करने के में सुझाव दिया। प्राथमिक शिक्षा 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सार्वभौमिकरण को बहुत महत्व दिया, परंतु प्राथमिक शिक्षा का विस्तार जनसंख्या वृद्धि के अनुसार नहीं था। माध्यमिक शिक्षा, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। यह देखा गया कि माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। विज्ञान शिक्षा, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना तथा उच्च माध्यमिक संस्था की स्थापना पर भी बदल स्थापना पर भी बदल दिया गया। विश्वविद्यालय इस योजना काल में 12 और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कुछ उपाय अपनाए गए। उनमें से प्रमुख 3 थे: 3 वर्ष पाठ्यक्रम की शुरुआत करना, प्रयोगशाला में तथा पुस्तकों को सुधारना, पर स्थान पाठ्यक्रमों पर तथा शोध का विकास। एक बार देख लेना प्राथमिक है। एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा 2002 में 86वें संविधान संशोधन किया जाता था तथा भारत के संविधान शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21A को जोड़ना गया था। बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का कानून भारत के संसद द्वारा 2009 में लागू किया गया था, परंतु शिक्षा का अधिकरण कानून 1 अप्रैल 2010 को प्रारंभ में आया है। यह 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना था। यह राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों का दायित्व है कि वे इसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चों को उसके पड़ोसी के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त हो रही है। कानूनी का मुख्य लक्ष्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्गों के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों प्रदान किए जाए। यह कानून बच्चों के लिए पड़ोस के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह स्पष्ट करता है कि निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का भुगतान अथवा खर्च न करना पड़े जिसने कि उसकी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण होने में बाधा पड़ती है। बाकी की बात लिखना है।
बाकी चॅप्टर ही समाप्त आहे.